चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोसेस स्टेट डायग्राम देखा था, जिसके अंदर जो प्रोसेस है वो स्टेट अपने चेंज करती रहती है डिफरेंट टाइम पे। शुरू में वो रेडी स्टेट में है, रेडी से रन पर जाएगी, रन से फिर वो वेट पे आ जाती है, या आपकी रनिंग से वो कंप्लीट हो सकती है, कंप्लीशन टर्मिनेशन स्टेट में चली जाएगी, या वेट से ब्लॉक वेट में, या रेडी से रेडी वेट में, मतलब सस्पेंड रेडी में चली जाएगी। तो जो ये स्टेट चेंज हो रही है जो प्रोसेस की, तो हर एक स्टेट के साथ जो उसके एट्रीब्यूट है प्रोसेस के, वो भी चेंज होंगे। प्रोसेस के एट्रीब्यूट जिसको हम कॉन्टेक्स्ट भी बोलते हैं, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। जैसे प्रोसेस आईडी है, प्रोसेस स्टेट है, उसके प्रोग्राम काउंटर्स है, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स है, लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइसेस है, प्रोटेक्शन इंफॉर्मेशन है। तो जो ये इंफॉर्मेशन है प्रोसेस की, जिसको हम एट्रीब्यूट या कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं, ये जब भी उसकी स्टेट चेंज होगी, हर बार उसके एट्रीब्यूट चेंज होंगे, है ना। तो इसी को बोलते हैं हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। देखो, आपके पास किसी भी स्टेट पे मान लेते हैं कि एक प्रोसेस है P1, ठीक है। अब आप जो ये किसी भी स्टेट पे हो सकते हैं, मान लेते हैं या तो रेडी स्टेट पे है, P1 रेडी स्टेट मान लेते हैं हम एक बार के लिए, P1 जो है वो रेडी स्टेट में है। और अब हमने P1 को भेज दिया दूसरी स्टेट में, और दूसरी स्टेट में जब भेजेंगे, इसके जो कॉन्टेक्स्ट है वो सेव करने पड़ेंगे। जैसे अगर मान लेते हैं कि P1 को CPU एग्जीक्यूट करवा रहा है, और CPU पे एट ए टाइम एक ही प्रोसेस हो सकती है, ठीक है ना। अब P1 ने कुछ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करने के लिए हम इसके जो कॉन्टेक्स्ट है उसको सेव कर देंगे, ताकि दोबारा जब प्रोसेसर P1 को उठाएगा तो उसको पता चल जाएगा कि भाई हमने इसको किस स्टेज पे छोड़ा था। तो इसके तो हम सेव करेंगे। इतने में जो CPU खाली है, इसको नई प्रोसेस एलोकेट करेंगे P2। तो P2 को CPU के पास ले आए। अब जब P2 CPU के पास आई, इसका मतलब क्या हुआ, हमने इसके जो कॉन्टेक्स्ट है वो लोड करने पड़ेंगे। तो इसी को मतलब एक के जो कॉन्टेक्स्ट है उसको आप सेव कर रहे हो, दूसरे को लोड कर रहे हो, इसको बेसिकली हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बोल देते हैं। जो कॉन्टेक्स्ट चेंज हो रहे हैं, मतलब एक स्टेज से दूसरे स्टेज चले गए, ठीक है। जब ये कॉन्टेक्स्ट चेंज होता है आपका, जब आप एक को सेव कर रहे हो दूसरे को लोड कर रहे हो, इसमें टाइम कंज्यूम होता है। बेशक आपका थोड़ा टाइम कंज्यूम हो या ज़्यादा कंज्यूम हो, वो मैटर नहीं करता, लेकिन टाइम कंज्यूम हो रहा है जब आपके कॉन्टेक्स्ट चेंज हो रहे हैं, ठीक है। किरण का रिपीट कर दो। देखो, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या है। कॉन्टेक्स्ट आपको याद होगा, कॉन्टेक्स्ट बताए थे मैंने आपको, कॉन्टेक्स्टल या प्रोसेस एट्रीब्यूट्स। इसमें क्या क्या आते हैं, जैसे प्रोसेस आईडी, प्रोसेस स्टेट, इस स्टेट में आपकी प्रोसेस है, प्रोग्राम काउंटर, या लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स, लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइसेस, इस तरह से प्रोटेक्शन इंफॉर्मेशन। याद होंगे सबको। याद है ये।
अब देखो, जब प्रोसेस है वो आपकी एग्जीक्यूशन उसका स्टार्ट कर दिया हमने, मतलब उसको हमने लोड करवा दिया मेन मेमोरी में, नोट एग्जीक्यूशन। तो जब वो प्रोसेस डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में जाएगी, रेडी स्टेट में है शुरू में, रेडी से वो रनिंग स्टेट में चली गई, रनिंग से कंप्लीट हो सकती है, या रनिंग से वेट स्टेज में जा सकती है, वेट से सस्पेंड कर सकते हैं, या रेडी से सस्पेंड कर सकते हैं, या फिर वेट से वो रेडी स्टेज में जाएगी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में जो प्रोसेस आपकी मूव कर रही है, उसके जो एट्रीब्यूट्स है वो चेंज होते हैं। जैसे प्रोसेस स्टेट एक एट्रीब्यूट है। प्रोसेस स्टेट मतलब कौन सी प्रोसेस, मतलब आपकी जो प्रोसेस है वो कौन सी स्टेट में है, शुरू में रेडी में थी, फिर रेडी से रन में चली गई, उसका एट्रीब्यूट चेंज हुआ है ना। या फिर कोई ओपन फाइल्स, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स, लिस्ट ऑफ ओपन डिवाइसेस, मतलब रेडी स्टेज में होता है कि उसने कुछ फाइल यूज कर रखी हो, रनिंग स्टेज में जाएगी तो कुछ और फाइल यूज कर सकती है वो, जब वेटिंग स्टेज में आए, जब उसने इनपुट आउटपुट का ऑपरेशन परफॉर्म करना है कुछ भी, उस टाइम हो सकता है कि वो कुछ और डिवाइसेस को यूज कर रही हो, है ना। ये हो सकता है। हर एक स्टेज में आप अलग अलग काम कर सकते हो। जैसे आप है, आप सुबह कॉलेज में आते हो, कॉलेज में आके पूरे दिन 2:30-3 बजे तक आपने अलग अलग सब्जेक्ट के लेक्चर अटेंड करे। एक आधा लेक्चर आपका फ्री भी हो सकता है, एक आधा लेक्चर मान लेते हैं इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का है, फिर कंप्यूटर इसका C++ का है, या किसी और सब्जेक्ट का है। तो आपकी जो स्टेज है वो चेंज हो रही है। आपकी जब स्टेज चेंज हो रही है तो आपके जो एट्रीब्यूट्स है, आपके जो मतलब कॉन्टेक्स्ट है, वो भी चेंज हो रहे हैं। पहले आपने C++ की बुक उठाई, बाद में आपने ऑपरेटिंग सिस्टम की बुक उठाई, बाद में आपने कुछ और उठाया, तो आपकी भी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है जब आप अलग अलग स्टेजेस में जा रहे हो, अलग अलग लेक्चर्स में जा रहे हो, है ना। तो इसी प्रकार जो प्रोसेस है उसकी भी ड्यूरिंग उसका जो लाइफ स्पैन है, लाइफ स्पैन, उसके दौरान उसकी जो एट्रीब्यूट है वो चेंज होते रहते हैं, है ना। इसी को हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। समझ में आई ये बात? और जब आप स्विच करते हो, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो मैंने बोला, स्विच का मतलब होता है किसी को चेंज करना। तो उसमें होगा क्या, एक प्रोसेस के तो आप सेव करोगे एट्रीब्यूट्स को, मतलब कॉन्टेक्स्ट जो टेबल होगी, एक प्रोसेस में सेव करोगे और दूसरे को लोड करोगे। क्यों करोगे? सपोज करो ये अपना सीपीयू है, इसके पास पहले P1 प्रोसेस थी, सीपीयू P1 को एग्जीक्यूट करवा रहा था। अब P1 बोली वही कि मुझे तो कुछ इनपुट आउटपुट का काम करना है। सीपीयू बोला भाई ठीक है, जा कर ले। तो P1 चली गई आपकी इनपुट आउटपुट काम करवाने के लिए वेट स्टेज में। अब वेट स्टेज में ये गई जब, अब जब उसने इनपुट और आउटपुट का काम कर लेगी तो इसको वापस भी तो सीपीयू के पास आना है, एग्जीक्यूशन तो कंप्लीट करेगी इनपुट आउटपुट का काम करवा के, ठीक है। तो उस टाइम क्या करना पड़ेगा, हमने इसके जो कॉन्टेक्स्ट है, P1 के जो कॉन्टेक्स्ट है, इसको सेव करना पड़ेगा, ताकि जब ये वापस आए अपने पास तो हमें पता चल जाए कि भाई ये किस स्टेज पे गई थी। जब वेट स्टेज में भी इसने जो कुछ काम किया है, यहाँ पर भी इसके कॉन्टेक्स्ट लोड होंगे। P1 जब सीपीयू के पास थी, ये रनिंग स्टेज में थी, रनिंग से वो वेट स्टेज में आई, यहाँ पर भी तो उसके कॉन्टेक्स्ट चेंज हुए हैं, है ना। तो इसकी जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, मतलब ये देखो, इसको ऐसे समझो, मान लेते हैं जो P1 है आपकी प्रोसेस, ठीक है, इसके सीपीयू के पास जब वो रनिंग स्टेज में थी, इसका कॉन्टेक्स्ट था C1, ठीक है। C1 इसकी कॉन्टेक्स्ट टेबल का नाम है। उसमें कुछ प्रॉपर्टीज होगी, जो भी स्टेट है, जो प्रोग्राम काउंटर है, जो लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स है, तो ये सारे इसके पास C1 के अंदर स्टोर है। उसकी कॉन्टेक्स्ट टेबल का नाम दे दिया मैंने C1। जब प्रोसेस आपकी वेटिंग स्टेज में गई, जब उसने इनपुट आउटपुट काम करना था, तो क्या करना पड़ेगा, ये जो वेट स्टेज में है, इस यहाँ पर भी P1 का कुछ कॉन्टेक्स्ट होगी, C2 मान लेते हैं, क्योंकि ये जो वेट स्टेज में आई प्रोसेस P1,
ये C1 को लोड करेगी, क्योंकि इसको पता तो तभी चलेगा कि भाई ये जो P1 है कितनी एग्जीक्यूट हो चुकी है, किस स्टेज पे है वो। तो वो उसको मतलब C1 को लोड कर लेगी, P1 के जो P1 का जो कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट टेबल है, उसको लोड कर लेगी C1 को। और वेट्स जब स्टेज में आई तो ये चेंज होंगे। C1 के जो कॉन्टेक्स्ट, C1 में जो एंट्रीज थी, पहले तो वो रनिंग स्टेज में थी, रनिंग से मैंने उसको वेट स्टेज में करना है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट चेंज होंगे। मान लेता हूँ मैं इसका नाम दे दिया C2, समझ रहे हो, इसका नाम हमने अपडेट कर दिया C2। अब मान लेते हैं यहाँ दूसरी प्रोसेस आई P2 CPU के पास। आज जब P2 CPU के पास आई, तो जो P2 के कॉन्टेक्स्ट है वो भी तो हमने कहीं ना कहीं से लोड करने पड़ेंगे, मानते हो सकता है P2 पहले आपकी रेडी स्टेज में हो, रेडी स्टेज से वो रनिंग स्टेज में आई है, तो रेडी स्टेज से जो उससे कॉन्टेक्स्ट है उसको भी तो हमने लोड करना पड़ेगा। तो सेविंग करना किसी प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट को और लोड करना, आप एक को सेव करोगे दूसरे को लोड करोगे, क्योंकि आपने लोड करने का मतलब क्या है कि आपने उस पर काम स्टार्ट करना है। सेव करने का मतलब क्या है, वो आपके पास से निकल गई, आपने उसके सेव कर दिए, वो फिर आएगी तो हम फिर देखेंगे उस कॉन्टेक्स्ट को, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। एक के आपने सेव कर दिए और दूसरे के आपने लोड कर दिए, ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है। अब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है जो ये कुछ टाइम कंज्यूम करेगी, आप सेव कर रहे हो कॉन्टेक्स्ट को, लोड करवा रहे हो, तो कुछ ना कुछ टाइम कंज्यूम करेगी। तो ये जो टाइम कंज्यूम करेगी ये भी एक फालतू का हेडेक है, एक ओवर हेड है, ठीक है। और जब कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है ना, तो उसके लिए मिनिमम 2 प्रोसेस चाहिए कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के लिए। जो आपने स्विच करना है, स्विच तो मल्टीपल के बीच में ही होगा, लेकिन स्पेशल केस में एक प्रोसेस के बीच में भी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो सकती है। वो होती है सिर्फ और सिर्फ राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, ये मैं आगे बताऊंगा आपको, बस अभी समझो कि राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग के अंदर ही सिर्फ एक प्रोसेस के साथ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो सकती है, अदरवाइज 2 प्रोसेस चाहिए। क्वेश्चन इस टाइप से बन जाता है कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के लिए मिनिमम कितनी प्रोसेस चाहिए, तो मिनिमम आपको 2 चाहिए। अगर राउंड रॉबिन का भी केस सिनेरियो है तो उसके लिए मिनिमम 1 चाहिए, ठीक है। अब एक सेकंड कॉल आ रहा है। हाँ हाँ जी, हाँ जी सर, तो ब्लॉकेज इशू है उसको। हाँ जी, बिल है। आज किस टाइम आओगे सर? हाँ फिर 2:30 के बाद आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। 2:30 बजे के बाद आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मैं आ जाऊँगा इसमें, ठीक है। हेलो, देखो कोई भी प्रोसेस होती है जो, वो 2 तरीके के काम करते हैं, प्रत्येक मतलब एक तो सीपीयू के पास हो सकती है आपकी जो भी प्रोसेस है, या फिर वो इनपुट आउटपुट काम करेगी। मेनली दो काम करते हैं एग्जीक्यूशन के दौरान में, जहाँ उसका टाइम स्पेंड होता है मेनली। जहाँ एक होती है सीपीयू बाउंड प्रोसेस, एक होती है इनपुट बाउंड प्रोसेस। सीपीयू बाउंड प्रोसेस क्या होती है, जब आपकी प्रोसेस ज्यादातर टाइम एग्जीक्यूशन में स्पेंड करती है, मैक्सिमम टाइम इन एग्जीक्यूशन,
उसको बोलते हैं सीपीयू बाउंड प्रोसेस। एग्जीक्यूशन तो सीपीयू ही करता है, प्रोसेसर होगा आपका जो भी, वही एग्जीक्यूशन करेगा, है ना। तो जब प्रोसेस मैक्सिमम टाइम आपका एग्जीक्यूशन में स्पेंड कर रही है तो उसको सीपीयू बाउंड प्रोसेस कहते हैं। और इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस क्या होती है? जब कोई प्रोसेस मैक्सिमम टाइम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में स्पेंड करती है उसको बोलते हैं हम इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस। ठीक है, मैक्सिमम टाइम इन इनपुट आउटपुट। ठीक है, फिर एक डेफिनेशन आती है भाई, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। ये क्या चीज है? देखो, मल्टी प्रोग्रामिंग आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बताए थे, ठीक है ना, याद भी होंगे। और उसकी डिग्री मतलब मेन मेमोरी में एट ए टाइम कितनी प्रोसेस है उसको बोलते हैं हम डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग में यही है ना कि मेरी मल्टीपल प्रोसेसेस आपकी मेन मेमोरी में है, और सीपीयू को हर थोड़े टाइम के बाद जो भी राउंड रॉबिन टाइम होगा उसके बाद स्विच करता रहेगा डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस के बीच में, है ना। तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या हुई? नंबर ऑफ प्रोसेसेस present in main memory at any point of time। उसको बोलते हैं हम डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, एक मैंने शेड्यूलर वर्ड यूज किया था कल, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और मिड टर्म शेड्यूलर। गेट नेट में इसमें क्वेश्चन आ जाता है अक्सर, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आएगा, जिसको आप अगर आपने बेसिक पता है तो आप कर दोगे। मिड टर्म शेड्यूलर, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को बोलते हैं हम, एक और नाम इसका जॉब शेड्यूलर, और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को बोलते हैं हम सीपीयू शेड्यूलर, और मिड टर्म को मिड टर्म ही बोल देते हैं या मीडियम टर्म बोल देते हैं। ठीक है, अगर आपको ध्यान हो, जब प्रोसेस आपकी न्यू स्टेज में थी, न्यू से रेडी में आई, वहां मैंने लिखा था लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। मतलब इसका जो काम है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का, नई प्रोसेस को रेडी स्टेज में लेके आने का। ठीक है, मतलब आपने एक नई जॉब क्रिएट कर दी, नाम से समझो। ठीक है, इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई कि भी जो नई प्रोसेस है उसको रेडी स्टेज में लेके आना, ये लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है। और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है, इसका काम है जो रेडी स्टेज में आपके पास मल्टीपल प्रोसेस हो सकती है ना। रेडी में तो मल्टीपल प्रोसेस हो सकती है मेन मेमोरी के अंदर ही। ठीक है, रेडी स्टेज में से शेड्यूल करके उसको रनिंग स्टेज में लेके आना। अब रेडी स्टेज में आपके पास कोई प्रोसेस है, उसको रनिंग स्टेज में लेके आना, तो ये काम करता है आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ठीक है,
मतलब जब रनिंग स्टेज में कोई प्रोसेस आ जाती है वहां तो क्या है, इसका मतलब क्या है, वो सीपीयू के पास आ गई। रनिंग स्टेज का मतलब क्या है, सीपीयू के पास है वो प्रोसेस, सीपीयू ने उसको एग्जीक्यूट करना है। तो इसीलिए सीपीयू शेड्यूलर भी कह देते हैं इसको। नाम से पता चल रहा है, देखो जॉब शेड्यूलर मतलब एक नई जॉब क्रिएट कर दी, नई जॉब क्रिएट करके आपको रेडी स्टेज में ले आए। सीपीयू शेड्यूलर का मतलब क्या है, रेडी से प्रोसेस को सीपीयू के पास ले आए, सीपीयू शेड्यूलर हो गया, उसको शॉर्ट टर्म शेड्यूलर भी बोल देते हैं। मिड टर्म शेड्यूलर, इसका काम क्या है कि भाई जो प्रोसेस है उनको सस्पेंड करना और रिज्यूम करना। सस्पेंड और रिज्यूम करने का काम मिड टर्म शेड्यूलर का है। जैसे आपका जो रेडी स्टेज थी, ये रेडी स्टेज थी, रेडी स्टेज से आप कहाँ पे आए, रेडी स्टेज से आप आए सस्पेंड रेडी में, सस्पेंड रेडी। और नीचे एक वेट वेट होती है, वेट से कहाँ गए, सस्पेंड वेट में, सस्पेंड वेट। ठीक है, तो यहाँ पर जो रोल प्ले करता है सस्पेंड करने का और रिज्यूम करने का, रेडी से सस्पेंड रेडी में, वेट से सस्पेंड वेट में, यहाँ सस्पेंड करने का और रिज्यूम करने का जो काम करता है वो काम होता है मिड टर्म शेड्यूलर का। और जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है, जैसे रेडी से रनिंग में गए, रेडी से रनिंग से वापस रेडी चले गए, ये सारा काम शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का हो गया। सबको क्लियर है ये चीज, शेड्यूलर क्या काम करते हैं। गेट में से बहुत बेसिक क्वेश्चन आता है कि भाई वेट स्टेज से अगर आपकी प्रोसेस सस्पेंड वेट स्टेज में गई तो ये काम कौन सा शेड्यूलर करेगा। ऑप्शन दे देंगे आपको, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, मिड टर्म शेड्यूलर, फोर्थ ऑप्शन दे देंगे नन ऑफ दीज। तो आपको पता होना चाहिए कि शेड्यूलर का कौन सा शेड्यूलर का काम है। ये क्लियर है। देखो मैंने एक वर्ड यूज किया था, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ये जो होता है इसको करता कौन है, ये काम होता है आपका डिस्पैचर का। डिस्पैचर, डिस्पैचर क्या करेगा, एक प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट को सेव करेगा और दूसरे प्रोसेस की कॉन्टेक्स्ट को लोड करेगा। ठीक है ना, ये काम होता है डिस्पैचर का, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करवाने का। अब मैं अगर आपको एक क्वेश्चन पूछूं, बेसिक क्वेश्चन है, सोच के जवाब देना मेरे को। एक मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम अपना, मल्टी प्रोसेसर, आपको याद ही होगा मल्टी प्रोसेसर क्या होता है। इसमें टोटल n प्रोसेस सीपीयू है, बेसिकली n प्रोसेसर का या n सीपीयू है। अगर मैं बात करूं रेडी स्टेज की और लेट्स से रनिंग स्टेज की और वेट स्टेज की, तो आपने मुझे ये बताना है कि मिनिमम जो प्रोसेस है और मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस है रेडी स्टेज में, रनिंग स्टेज में और वेट स्टेज में कितनी कितनी हो सकती है। आपके पास n सीपीयू है, मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम है, रेडी स्टेज, रनिंग स्टेज और वेट स्टेज, इनमें मिनिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस और मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितनी हो सकती है। फटाफट सोच के बताओ। रेडी का बताओ पहले।
रेडी स्टेज में मिनिमम कितनी प्रोसेस हो सकती है? शाबाश मानसी, किरण, सुविन, सिमरन, जल्दी बताओ। रेडी स्टेज की बताओ पहले। मिनिमम एक कैरी है सिमरन, ओके। और बताओ। सिमरन मैक्सिमम बताओ। सुनने कह रही है कि मिनिमम 0 मैक्सिमम एन। एन तो अपने सीपीयू है, प्रोसेस का तो कोई काउंट नहीं दे रखा कि कितनी प्रोसेस है, तो हम एन तो बोल नहीं सकते इस जगह पे रेडी स्टेज के बारे में। देखो, जब भी कोई प्रोसेस क्रिएट होती है, 10 का क्या कनेक्शन है सिमरन? 10 का क्या कनेक्शन है? 10 तो कुछ है ही नहीं। बिल्कुल। देखो, जब भी नई प्रोसेस क्रिएट होती है। सर, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, कल आपने एग्जाम्पल दिया था 10 प्रोसेसेस, तो इस वजह से 10 कहा था। नहीं नहीं नहीं, फिर यहाँ एग्जाम तो दूसरा ना, वहाँ दूसरा केस था। देखो, ओके सर। जब भी कोई प्रोसेस क्रिएट होती है वो आपकी रेडी स्टेज में आती है, ठीक है। आपके पास सीपीयू कितने हैं? एन। प्रोसेस का सीपीयू के साथ फिलहाल तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि रेडी स्टेज में जो है वो सीपीयू के पास तो नहीं होती प्रोसेस। जो रनिंग स्टेज में जो प्रोसेस है वो सीपीयू के पास होती है। अगर कोई भी प्रोसेस क्रिएट नहीं हुई तो रेडी स्टेज में मिनिमम कितनी है? 0। अगर एक भी प्रोसेस क्रिएट ना हो तो रेडी स्टेज में तो मिनिमम तो 0 होगी, है ना। और मैक्सिमम कितनी होगी? मैक्सिमम जितनी भी प्रोसेस क्रिएट होगी वो सारी सारी रेडी स्टेज में आ जाएगी। इसमें एक सिनेरियो और आ जाता है वैसे, अगर क्वेश्चन में अगर आपसे वो कंडीशन अप्लाई हो तो उसके बारे में बात करना। अदरवाइज जितनी भी प्रोसेस क्रिएट होगी सारी की सारी आपकी रेडी स्टेज में है। यहाँ मैं कह देता हूँ ऑल, क्योंकि एक जो सिनेरियो मैंने बात करी वो है कि भाई रेडी जो स्टेज है वो आपकी मेन मेमोरी के अंदर है। अब मेन मेमोरी की कुछ ना कुछ तो कैपेसिटी है, 4 GB है, 6 GB है। अब जितनी भी प्रोसेस इसके अंदर आ सकती है ये तो इसके साइज के ऊपर डिपेंड करेगा। मान लेते हैं एक प्रोसेस 1 GB की है और अपनी जो मेन मेमोरी है वो 4 GB है, तो हम मैक्सिमम 4 प्रोसेस को स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर मेन मेमोरी की बात नहीं कर रहे तो जितनी भी प्रोसेस क्रिएट होगी सभी की सभी आपकी रेडी स्टेज, मतलब मैक्सिमम जितनी प्रोसेस होगी वो सारी की सारी आपकी रेडी स्टेज में होगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं रन स्टेज की, मिनिमम बताओ रन स्टेज में मिनिमम कितनी प्रोसेस होगी फटाफट? टाइम कम है, जल्दी बताओ। किरण ने बोला मिनिमम 0, मैक्सिमम बताओ किरण, मैक्सिमम कितनी प्रोसेस हो सकती है रनिंग स्टेज में? मैक्सिमम एन। शाबाश किरण, और बताओ। देखो, कोई भी प्रोसेस है, अगर सारी एक भी प्रोसेस नहीं है मान लेते हैं, तो रनिंग स्टेज में भी 0 होंगी, ऑब्वियस बात है। मिनिमम तो 0 है, कोई प्रोसेस है ही नहीं तो रनिंग स्टेज में भी नहीं है, कोई चांस ही नहीं है होने का रनिंग स्टेज में। लेकिन अगर अपने पास प्रोसेसेस है, सीपीयू एट ए टाइम एक प्रोसेस को ले सकता है ना।
सीपीयू के पास एक से ज्यादा प्रोसेस एट ए टाइम नहीं हो सकती, और अपने पास एन सीपीयू है। एन सीपीयू का क्या मतलब है, अपने पास मैक्सिमम एन प्रोसेस हो सकती है रनिंग स्टेज में। जो सीपीयू के पास प्रोसेस होती है उसको हम रनिंग स्टेज में प्रोसेस बोलते हैं। अब एन सीपीयू है तो मैक्सिमम आपकी एन प्रोसेस रनिंग स्टेज में हो सकती है। शाबाश किरण। अब वेट स्टेज बताओ मुझे फटाफट, वेट स्टेज में मिनिमम कितनी और मैक्सिमम कितनी? देखो, वेट स्टेज में अगर कोई भी प्रोसेस नहीं अपने पास, वेट स्टेज में सीधी सी बात है जीरो ही होगी मिनिमम। लेकिन सपोज करो जितनी प्रोसेस है, सारी की सारी प्रोसेस इनपुट आउटपुट की डिमांड कर रही है, तो हम सारी की सारी प्रोसेस को वेट स्टेज में डाल देंगे। तो मैक्सिमम कितनी प्रोसेस कर सकती है डिमांड, और जितनी है सारी की सारी कर सकती है डिमांड। तो समझ रहे हो? तो ये जो क्वेश्चन था ये गेट का क्वेश्चन था, गेट में आया हुआ है ये क्वेश्चन कि भाई आपके पास एन सीपीयू है मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम में, और आपने ये बताना है कि मिनिमम और मैक्सिमम इन तीनों स्टेज में कितनी कितनी प्रोसेस हो सकती है। सिंपल था अगर आपको बेसिक क्लियर है तो, है ना? अब इसमें किसी को डाउट हो तो पूछो, नहीं तो लेक्चर एंड करते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं है? यस नो तो बोल दिया करो। चलो मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ।